अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का बाकायदा आगाज़ करना है, उसके सिलेबस का। उसका आगाज़ हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स। इस चैप्टर का अगर मैं आपको वेटेज बताऊं स्टूडेंट्स कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें कितना वेटेज है, तो स्टूडेंट्स 4+1 आप लिख सकते हैं। 4 मार्क्स का शॉर्ट में सवाल आ सकता है इसका और 1 मार्क्स का इसका MCQs आ सकता है, ठीक है। बाज़-औक़ात कुछ ईयर्स में आप देखेंगे तो इसका एक भी सवाल नहीं आया गया, जबकि सिर्फ और सिर्फ एक MCQs में इसको मेंशन किया गया है। एक MCQs की बेस पे इसको जो है पेपर में इसका वेटेज है, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे पहले और बारहा कहा है कि जब भी मैं फर्स्ट ईयर का स्टार्ट लेता हूँ तो मैं बिल्कुल बेसिक्स टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और तमाम तर चीज़ें जो आप 9 मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, कुछ स्टूडेंट 9 मैट्रिक में सीरियस वे में नहीं पढ़ के आ रहे होते, तो हम उसको दोबारा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट ईयर की तमाम वीडियोस में तमाम टॉपिक्स को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आपके कॉन्सेप्ट को भरपूर अंदाज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स से, फ़िज़िक्स क्या होता है, ठीक है, इससे स्टार्ट किया जाएगा। और फिर इसकी इंपॉर्टेंस से बात की जाएगी कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ नाउ डेज़ एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स, इससे बात की जाएगी। एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करूं मैं फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स होता है मोशन, और यू कैन से दैट मैटर एंड एनर्जी का इंटरेक्शन। उससे मोशन हो या मोशन से बॉडी रेस्ट पे आए, किसी भी किस्म के फिनोमेना में अगर मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। 2 चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पर, मैटर और एनर्जी। जब ये 2 चीज़ें और इनका इंटरेक्शन होगा तो आप कहेंगे कि वो फ़िज़िक्स है। बहुत ही शॉर्ट वर्डिंग्स के अंदर मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है कि जब भी कभी स्टूडेंट्स मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, इट मीन्स दैट इज़ फ़िज़िक्स। एग्जाम्पल देंगे अब आपको। सबसे पहले आप समझ जाएं कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट इज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज़ नोन एज मैटर। तो आप इस वक्त जहाँ भी ये लेक्चर सुन रहे हैं वहाँ पे अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि हर तरफ आपको मैटर ही मैटर नज़र आएगा। ये एक मैटर है जो कि बोर्ड मार्कर मेरे हाथ में है, यहाँ बोर्ड है, ये भी मैटर है, मैं एक मैटर हूँ, वॉच एक मैटर है, वॉल्स जो सीलिंग फ़ैन है वो, ट्यूबलाइट, जितनी भी सेवर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें मेरे आसपास हैं वो सब की सब मैटर हैं। ये चेयर्स हैं, तमाम की तमाम मैटर हैं। हर मैटर जब एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करेगा तो वो फिनोमेना फ़िज़िक्स का फिनोमेना होगा और उसे हम फ़िज़िक्स कहते हैं। यानी फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको ये बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये पेन है, वो बोर्ड मार्कर है, ये बोर्ड मार्कर मेरे पास मेरे हाथ में है। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो ड्रॉप करने पर नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? नीचे इसे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है, इसको पुल कर रही है, इसी वजह से ये नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो आप कहें सर ये मैटर है और मैटर जो है नीचे ग्रेविटेशनल एनर्जी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगी है और ये नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा, लिहाजा ये फ़िज़िक्स है। मैं अगर वॉक कर रहा हूँ आपके सामने तो ये फ़िज़िक्स है, चूँकि मैं मैटर हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ तो ये फ़िज़िक्स है। डेफिनेटली सीलिंग फ़ैन रोटेट कर रहा है आपके सामने तो वो भी एक फ़िज़िक्स के फिनोमेना में आएगा। तमाम चीज़ें जहाँ पर मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन होगा उसे हम फ़िज़िक्स में डील करेंगे। अब चलता हूँ मैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। क्या आप कहें सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन सी फील्ड में हुए, तो ये कहना गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स के इस वक्त जदीद दौर के अंदर अगर मैं बात करूं तो फ़िज़िक्स तमाम फील्ड्स के ऊपर जो है वो ओवरकम कर चुका है। इवन दूसरी जो फील्ड्स हैं, हमारे पास बायोलॉजी है, हमारे पास केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स भी में भी इन्वॉल्व जो है हमारे पास फ़िज़िक्स ही है। चूँकि फ़िज़िक्स तमाम तर फील्ड्स की जो बेसिक लॉज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हम फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूं तो मेडिकल फील्ड में जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी फार्मेसीज़ हैं जहाँ पे मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, उनको बनाने के लिए जो मशीनरीज़ हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, उनको बनाया कैसे गया है, मैन्युफैक्चर कैसे किया है, वो सब का सब फ़िज़िक्स में हम डील करते हैं।
इसके अलावा मेडिसिन के अलावा भी अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड में बात करूँ तो एग्रीकल्चर के अंदर भी हमारे पास बेहद एडवांस मशीनरीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब के सब जो है हमारे पास फिज़िक्स की ईजाद है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से हट के डेली लाइफ की बात करें, डेली लाइफ में आपके पास बेतहाशा इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं जो कि आप घरों में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन्स, वॉशिंग मशीन्स, आयरन, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं जो कि फिर मैं कहूँगा कि वो फिज़िक्स की ईजाद है और फिज़िक्स के लॉज रिलेटिंग जो है वो चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करके उन तक पहुँचते हैं। इसके अलावा तमाम तर डेवलपमेंट जो भी हो रही है, तमाम फील्ड्स में हो रही है, वो सब की सब फिज़िक्स की ईजाद है। लिहाजा हम फिज़िक्स को कहीं भी अपनी डेली लाइफ में निगलेक्ट नहीं कर सकते। हर फील्ड में, हर चीज़ में फ़िज़िक्स आगे आगे है और ये है हमारे पास कंप्लीट इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हमने फिज़िक्स की डेफिनेशन कवर की है और इम्पॉर्टेंस कवर की है। इन दोनों चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हमारे पास फ़िज़िक्स कितनी इंपॉर्टेंस है और है क्या फ़िज़िक्स। इन दोनों टॉपिक का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, पेपर के हवाले से आपसे बातें नहीं पूछी जाएंगी, जबकि ये दोनों बातें आपको फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले लाजमी पता होनी चाहिए। स्टूडेंट अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स डायमेंशंस है एंड इट इज़ द मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 स्कोप ऑफ फिज़िक्स का मेजर टॉपिक ये है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी अगर मैंने आपके पास ऊपर मेंशन किया है कि 4+1, तो 4+1 से जो भी क्वेश्चन बनता है वो डायमेंशन के टॉपिक से बनता है। डायमेंशन का ही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 4 मार्क्स सवाल आ सकता है और डायमेंशन के ही आपके पास MCQs फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। तो आज चलते हैं, हम डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन क्या होता है, कैसे निकाली जाती है और हमारे कोर्स में कौन कौन सी डायमेंशन मौजूद हैं, इन तमाम तर चीज़ों को हम यहाँ स्टडी करेंगे आज की क्लास में। और दीगर क्लासेस आने वाले लेक्चर्स में भी हम बहुत से फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपके साथ निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन के लिए मैं हमेशा एक रूट फॉलो करवाता हूँ स्टूडेंट से कि अगर स्टूडेंट ये रूट फॉलो करेगा तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन वो निकाल सकता है, जिसमें पहला नंबर है फॉर्मूले का। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला, इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन यू विल डेफिनेटली प्रोसीड टू द सेकेंड लेवल विच इज़ यूनिट। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर मैं कहूँ आपसे डायमेंशन निकालनी है तो आप डायमेंशन निकालने के लिए पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है देन आप उसके यूनिट पे जाएंगे और यूनिट से ही फाइनली डायमेंशन निकलती है। तो स्टूडेंट ये 3 स्टेप में मैं इसको डिवाइड करता हूँ हमेशा, फॉर्मूला, यूनिट एंड देन डायमेंशन। ठीक है, अगर आपको किसी क्वांटिटी का डायरेक्ट यूनिट याद है तो फर्स्ट स्टेप की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यूनिट से डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर आपको किसी क्वांटिटी की डायरेक्ट डायमेंशन याद है तो इट्स वेरी गुड कि आपको डायमेंशन ही याद है, तो आपको बाकी 2 स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए क्या होता है डायमेंशन और कैसे निकाली जाती है इस पर बात करते हैं। हमारे कोर्स के अंदर आप फर्स्ट के अंदर हम 3 डायमेंशन आपको बताएंगे, लेंथ, मास और टाइम की, और उसी की बेसिस पे आपने यहाँ पर आंसर देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको 3 डायमेंशन बताने जा रहा हूँ, लेंथ, मास और टाइम। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ की डायमेंशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे L। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करें तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो है रखिएगा। जैसे मैंने लेंथ की डायमेंशन L है तो मैंने उसे L को जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है। इसी तरह मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। L इज़ फॉर लेंथ, M इज़ फॉर मास एंड T फॉर टाइम। ये बेसिकली इसकी डायमेंशंस हैं। हालांकि लेंथ का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स के लेंथ का या क्वांटिटी का SI यूनिट की अगर मैं बात करूं तो SI यूनिट लेंथ का होता है मीटर। मीटर को आप M से रिप्रेजेंट करते हैं, मास का होता है kg और टाइम का होता है सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने कौन से यूनिट मेंशन किए हैं आपके सामने, मैंने मेंशन किए हैं SI यूनिट। ठीक है, लेंथ का SI यूनिट मीटर है। अगर जहाँ जहाँ आप कहीं मीटर लिखा हुआ देखेंगे, यूनिट में मीटर लिखा हुआ देखेंगे तो उसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, आप L पुट कर देंगे, विच रिप्रेजेंट्स दैट L इज़ अ डायमेंशन ऑफ लेंथ।
जहाँ जहाँ आप यूनिट में केजी लिखा हुआ देखेंगे आप m पुट कर देंगे, m इज़ फॉर मास, और जहाँ जहाँ मास होगा वहाँ आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m पुट करेंगे। इट मीन्स इट शोज़ अ डायमेंशन। और जहाँ यूनिट में आप सेकेंड लिखा हुआ देखेंगे वहाँ आप t पुट कर देंगे, t इज़ अ डायमेंशन ऑफ टाइम। तो बेसिकली आपने इन 3 पे काम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। और तमाम फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं और बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं। किसी भी टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी हो आपको डायमेंशन निकालना आनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं स्टूडेंट्स ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल। तो आप सिंपल सी बात कर सकते हैं यहाँ पर, मेजरेबल क्वांटिटीज़, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, और जो नॉन मेजरेबल होती हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे कि आप हैप्पीनेस को, सैडनेस को या लव या हेट को आप मेजर नहीं कर सकते कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस यू हैव, आपके पास कितनी खुशी है या कितने आप सैड हैं बताएं, तो आप इसे मेजर नहीं कर सकते। आप इसका आंसर मुझे जो है वो वैल्यूज़ में नहीं दे सकते कि सर मैं आज जो हूँ वो 10 मीटर्स या 10 kg या 10 न्यूटन खुश हूँ, ऐसे आप नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, दे आर नॉट मेजरेबल। वी कैन नॉट मेजर दीज थिंग्स और फीलिंग्स, वी कैन नॉट मेजर दैम, बट ऑल those quantity which are measurable are known as physical quantities, such as length we can measure it, mass we can measure it, टाइम को मेजर कर सकते हैं हम, करंट को, टेम्परेचर को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, एरिया को, वेलोसिटी को, डेंसिटी को, ये तमाम तरह चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएंगी क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, बेसिक क्वांटिटीज़ आपके पास सारी की सारी जो हैं वो मिला के 7 ही हैं। अगर आप बुक में देखना चाहें तो बुक देख सकते हैं, और किसी भी बुक में आप देखेंगे तो आप पास बेसिक क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 मिलेंगी। और ऑल दो 7 आर, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ नाम ताकि आपको आसानी हो जाए, लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मीन्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दीज ऑल 7 क्वांटिटीज़ आर बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा आज तक कोई बेसिक क्वांटिटी नहीं है जिसको आपने पढ़ना होगा। ये सिर्फ 7 की 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। और आप गौर से देखें तो इन बेसिक क्वांटिटीज़ में हमारे कोर्स में सिर्फ 3 की डायमेंशन इन्वॉल्व है, जिसमें लेंथ की L डायमेंशन है, मास की M डायमेंशन है और टाइम की T डायमेंशन है। ठीक है, और जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये बेतहाशा होती हैं। क्या होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़? दीज आर द क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक और फंडामेंटल, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज विच आर ड्राइव फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज़, जो बेसिक क्वांटिटी से मिल के आती हैं, डिपेंडेंट होती हैं उन बेसिक क्वांटिटीज़ से, हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो एरिया में आप कह सकते हैं सर ए इज़ द ड्राइव क्वांटिटी एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप देख सकते हैं एरिया डिपेंड कर रहा है लेंथ पर और ब्रेथ पर, जबकि लेंथ और ब्रेथ दोनों लेंथ्स हैं और क्या हैं, वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया डिपेंड करता है लेंथ पे और ब्रेथ पे, देयरफॉर एरिया इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज डेंसिटी। मास को आप मास रहने दें, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मास भी एक बेसिक क्वांटिटी है और लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों लेंथ्स भी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं।
इसका मतलब है डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बेसिक क्वांटिटीज़, इट मीन्स इट्स अ ड्राइव क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट इस तरह ड्राइव क्वांटिटीज़ बेतहाशा हैं, बहुत सारी हैं, आप जितने कहेंगे नाम लेते रहेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, इतने ज़्यादा नाम है मेरे पास आपको बताने के लिए ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए। एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टॉर्क हो, मोमेंटम हो, प्रेशर हो, पावर हो, वर्क डन हो, सब की सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, सब के फॉर्मूले हैं और आपने इन सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालनी है। तो बेसिकली टॉपिक पे आना चाहता था मैं कि हमने इन तमाम ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालनी है और उनकी डायमेंशन हमेशा किस में आनी चाहिए, लेंथ, मास और टाइम में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इंट्रोडक्शन में थोड़े से बेसिक टॉपिक थे जो कि मैंने कवर करना ज़रूरी थे क्लास के अंदर। अब मैं आ रहा हूँ, किसी भी एक क्वांटिटी की एग्जांपल लेते हैं और फिर उसकी डायमेंशन निकालते हैं आपके सामने। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम एरिया से स्टार्ट लेते हैं, जो कि मैं वहाँ लिख चुका हूँ ऑलरेडी। वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एरिया। आपसे कहा जाएगा एरिया की डायमेंशन निकालें। ठीक है स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ द मेजर टॉपिक। आप सबको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि कैसे हम एरिया की डायमेंशन निकालेंगे। मैंने निकालनी है एरिया की डायमेंशन, और एरिया की डायमेंशन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला पता होगा तो मैं उसका यूनिट निकाल सकूँगा। यूनिट पता चल जाएगा तो मैं उसकी डायमेंशन आराम से निकाल लूँगा। तो मैं एक दो क्वांटिटीज़ में आपको सीक्वेंस वाइज स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आपने इस रूट को फॉलो करना है। मेरे साथ से रहिएगा, आप देखते रहिएगा यहाँ पर, और इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा कि जहाँ मेरे पास मीटर आ जाएगा, m इज़ नॉट फॉर मास, दे आर यूनिट्स, SI यूनिट्स। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं अभी आपको समझाऊँगा क्या गलती करते हैं। SI यूनिट्स में अगर m लिखा हुआ आ जाए दिस मीन लेंथ है, SI यूनिट्स में अगर kg लिखा हुआ आ जाए इट मीन्स मास है, और उसमें सेकंड लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब टाइम है। एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने लिखा, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। फॉर्मूला के बाद आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ मीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ब्रेथ, इट विल बी मीटर। एरिया का जो यूनिट होता है वो आप सबको पता है, वो होता है मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इट मीन्स मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने पहला स्टेप किया फॉर्मूला, सेकंड स्टेप में हमने लिखे यूनिट्स, और यूनिट्स को कंबाइन किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने कंबाइन किया, और अब लास्ट स्टेप है विच इज़ डायमेंशन। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर इसकी डायमेंशन क्या है, तो मैं कहूँगा बेटा देखें इसमें मीटर लिखा हुआ है, kg लिखा हुआ है या सेकंड लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर m। चूँकि हम सेकंड स्टेप में आ चुके हैं, सेकंड स्टेप में यूनिट होते हैं, यूनिट में जो m होंगे वो सब के सब लेंथ के लिए होंगे, लिहाजा इसकी डायमेंशन हो जाएगी मेरे पास L स्क्वायर। तो बेसिकली स्टूडेंट इस चैप्टर में इतना सही काम आपने करना है, और ये इसका मेजर टॉपिक है जो कि इतना आसान है, जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है इस वक्त आपके सामने। एरिया की डायमेंशन निकालनी थी, फॉर्मूला लिखा, यूनिट लिखा, और जब यूनिट सिंप्लीफाई हो गया तो मैंने डायरेक्ट उसकी डायमेंशन लिख दी विच इज़ L। इसका मतलब है एरिया की डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर इज़ द डायमेंशन ऑफ एरिया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगली एग्जांपल लिखी मैंने डेंसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, तो आपको डेंसिटी का क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला। नंबर 1 स्टेप इज़ आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। सेकंड स्टेप होता है यूनिट्स का। मास का यूनिट होता है स्टूडेंट्स kg। गौर से देखिएगा, मास का जो यूनिट होता है, आप देखिए ये वाला जो m है, बच्चे समझते हैं सर ये m तो आपने कहा था L होता है। नहीं स्टूडेंट, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में जो m होता है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मास, क्योंकि पहला स्टेप फॉर्मूले का है। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ m होगा वो मास होगा, डेफिनेटली आप सबको पता है। जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं आपको, मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं F इज़ इक्वल टू ma। यहाँ पर m लेंथ है या मास है, आप सब कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में m जो होता है वो मास होता है। ठीक है, और अगर कहीं L लिखा होगा तो वो लेंथ होगा। समझ में आ रही है स्टूडेंट, जहाँ L लिखा होगा वो लेंथ होगा, जहाँ m लिखा होगा वो मास होगा। हाँ, अगर मैं सेकंड स्टेप पे आ जाऊँ, मास का सेकंड स्टेप उसका यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, तो मास का यूनिट है kg, और वॉल्यूम का यूनिट आपको पता है सब स्टूडेंट्स को कि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम इटसेल्फ होता है बराबर
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के, लेंथ को भी हम मीटर में नोट करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में और हाइट को भी मीटर में, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय मीटर विल गिव यू मीटर क्यूब। यहाँ पे यूनिट का स्टेप हो गया। और अब इस स्टेप को थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या, ये लिखा हुआ है kg मल्टीप्लाई बाय m-3। मैं मीटर क्यूब जो कि नीचे था मैं से ऊपर ले आया और क्या बन गया, मीटर की पावर m की पावर -3। यहाँ पर मेरे यूनिट का स्टेप कवर हो गया। और अब फाइनल स्टेप विच इज़ ऑफ डायमेंशन, आपने यहाँ पर डायमेंशन मेंशन करनी है। तो डेंसिटी की डायमेंशन हो गई kg की जगह आप लिख देंगे मास कैपिटल M, और स्मॉल m विच इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, आप यहाँ पुट कर देंगे L। तो कोई आपसे पूछेगा बताएं डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, तो आप बताएंगे ml-3, ठीक है, ml⁻³ इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इसी तरह मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल और करवाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ निकालेंगे हम अब वेलोसिटी की डायमेंशन। तो हमें पता होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूले नहीं पता वो डायमेंशन मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, S/T। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद मैंने यूनिट्स पे काम करना है। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस होता है, एक पाथ को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है, लिहाजा इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, जबकि टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और न्यूमरेटर में लिख लूँ s को, तो ये बन जाएगा ms-1। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फॉर्मूला, सेकेंड स्टेप यूनिट्स, और लास्ट स्टेप है अब डायमेंशन का। तो डायमेंशन कैसे लिखी जाती है स्टूडेंट, m इज़ फॉर मीटर यानी लेंथ, एंड s इज़ फॉर सेकेंड विच इज़ कैपिटल T। तो वेलोसिटी की डायमेंशन स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी कैपिटल L इंटू कैपिटल T-1। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट में जाऊंगा एक्सेलरेशन पर। आप देख सकते हैं आपको फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पे वेलोसिटी थी तो वेलोसिटी पे बार होना चाहिए चूँकि एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह एक्सेलरेशन के अंदर हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो पहला स्टेप हो गया फॉर्मूला, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास यूनिट। तो एक्सेलरेशन का यूनिट जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता वो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि सर हमें तो ये पता है डेल्टा वी वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो जब मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, उनको पता है कि सर हमें तो ऑलरेडी हम जानते हैं बात कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइनली एक्सेलरेशन यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम s-2 में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इसको लिखा था ms-1, इसको लिख सकते हैं ms-2 विच रिप्रेजेंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला, सेकेंड स्टेप यूनिट को सिंप्लीफाई करते रहा मैं, और फाइनली थर्ड स्टेप में आप डायमेंशन लिखेंगे। जहाँ m होता है स्मॉल m वो लेंथ रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल s आपके पास t रिप्रेजेंट करता है टाइम। लिहाजा ये मेरे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ चुकी है इस वक्त। और अब मैं जा रहा हूँ एक्सेलरेशन की डायमेंशन के बाद, चूँकि आपको एक्सेलरेशन के यूनिट पता चल चुके हैं विच इज़ ms-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने जाना है फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, विच इज़ F = ma। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है तो आप सब कहेंगे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, लेकिन न्यूटन की मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं है, इसीलिए न्यूटन को मुझे ब्रेक करना होगा किसमें, लेंथ, मास और टाइम में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला स्टेप था फॉर्मूले का, सेकंड स्टेप है यूनिट का। तो मास, फॉर्मूले में जो m होता है वो मास होता है,
मास का यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं खोल रहा हूँ वहाँ पर, आपको भी अगर पता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आप, इसमें ये आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, जबकि ये आपके पास मास का यूनिट हो गया। एंड मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन विल गिव यू फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है स्टूडेंट्स न्यूटन। तो आप अब याद रख लें अपने पास, बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके, कि न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको याद रखें क्योंकि आपके आगे बहुत काम आने वाला है। जहाँ जहाँ आपको न्यूटन दिखेगा वहाँ आप पूरा सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, आपको पता होगा न्यूटन बराबर है kg ms-2 के, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg न्यूटन हमेशा किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पर भी आप न्यूटन लिखें। इस वक्त चूँकि मैं फोर्स का निकाल रहा हूँ तो मैं फोर्स का यूनिट नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट फोर्स लिखूँगा, चूँकि मैं फोर्स की डायमेंशन निकालने लगा हूँ आपके साथ। अब आप देखिए, इसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं एम ए के यूनिट्स में ले आया हूँ। फाइनली मुझे क्या करना है, kg लिखा है तो kg का जो डायमेंशन होती है वो मास होती है कैपिटल M, मीटर की डायमेंशन है लेंथ विच इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ मीटर, एंड S is for second and it is a dimension, it has a dimension T, कैपिटल T। तो अगर आपसे कोई फोर्स की डायमेंशन पूछेगा तो आप कहेंगे कि mlt-2, ठीक है स्टूडेंट्स। mlt-2 रिप्रेजेंट्स दैट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रिप्रेजेंट यही कर रहा होता है, लेकिन डायमेंशन में आप mlt की फॉर्म में पुट करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा बताएं फोर्स की डायमेंशन क्या है या न्यूटन की डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे न्यूटन का फॉर्मूला यूनिट है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायमेंशन है mlt-2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज़ आई कैन से दैट इट इज़ वर्क। अगर मैं वर्क डन की बात करूं कि वर्क डन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर सबसे पहला स्टेप आपका हमेशा फॉर्मूला होता है, तो आप फॉर्मूला पुट करें। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन का अपना यूनिट तो होता है जूल्स, जैसे फोर्स का था न्यूटन, इसी तरह वर्क डन का अपना यूनिट तो बेटा होता है जूल्स। लेकिन मैं इस वक्त मैं जूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे वर्क डन की पूरी ओवरऑल डायमेंशन पूछ रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ एम, एल और टी। तो आइए हमें फोर्स को ब्रेक करना होगा। फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो आप कहेंगे सर सेकेंड स्टेप मैंने कर लिया, फर्स्ट स्टेप था फॉर्मूला इज W = F.D, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड स्टेप था यूनिट का, तो फोर्स का यूनिट मैंने न्यूटन लिख लिया और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मैंने मीटर लिख लिया। क्या आप डायमेंशन आ सकती है डायरेक्ट? तो मैं कहूँगा नहीं आ सकती, क्योंकि आपको मीटर की डायमेंशन तो पता है स्टूडेंट। देखिए मीटर की डायमेंशन आपके पास L है, लेकिन न्यूटन की इटसेल्फ कोई डायमेंशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि न्यूटन इटसेल्फ एक ड्राइव क्वांटिटी है जो कि किसके बराबर है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस न्यूटन के यूनिट्स को याद कर लें। जहाँ जहाँ न्यूटन आएगा वहाँ आपको ये बात मेंशन करनी होगी कि न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपके पास न्यूटन के बराबर, देन मल्टीप्लाई बाय मीटर। देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि हमने न्यूटन की फॉर्म में डायमेंशन नहीं देनी है, हमने लेंथ, मास और टाइम की सूरत में डायमेंशन देनी है। लिहाजा न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने यहाँ पर न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, kg रहेगा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर विल गिव यू मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड -2। ये मेरे पास वर्क डन की जो है यूनिट सॉल्व होके आ गए। और अब फाइनल स्टेप इसकी डायमेंशन का, विच इज़ थर्ड स्टेप। जहाँ जहाँ kg है वहाँ आप m लिख देंगे, जहाँ पे मीटर है वहाँ पे आप l लिख देंगे, और जहाँ पे सेकंड है वहाँ आप -2 लिख देंगे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। और इस तरह हमने नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल भी कर ली, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क डन। अब हम जाएंगे कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे आज की क्लास में।
आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं लेने लगा हूँ वो है प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो आइए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स का यूनिट फिर से मैं कहूँगा न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर प्रेशर का अपना यूनिट क्या है, तो बेसिकली बेटा प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, प्रेशर को हम पास्कल में नोट करते हैं और पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। लेकिन मुझे पास्कल इस वक्त नहीं लिखना है, मुझे चाहिए प्रेशर की डायमेंशन, और प्रेशर के लिए मुझे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट दिया गया है, जिसमें फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि न्यूटन की कोई डायमेंशन मौजूद नहीं है, लिहाजा न्यूटन को हमें ब्रेक करना होगा। मैं इसको यूँ ब्रेक करता हूँ, न्यूटन बराबर है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो बचेगी वैल्यू बचेगी kg सेकेंड माइनस 2 बचेगा सिर्फ, और नीचे बचेगा 1 मीटर। ठीक है, 1 m से 1 m कैंसिल आउट हो गया, 1 m विच इज़ ऑफ मीटर बच जाएगा जिसकी पावर 1 है। अब जब ये मीटर ऊपर आएगा तो आपके पास बच जाएगा kg m-1 s-2। देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, ये m यहाँ पे प्लस है, जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और रिमेन सेम विच इज़ s-2 जो कि सेम रहेगा। ये हमारे पास यूनिट आ गए प्रेशर के, और जब एक दफ़ा यूनिट आ जाते हैं फिर हम जाते हैं डायमेंशन की तरफ। तो देखें, जहाँ जहाँ kg है वहाँ हम m पुट करेंगे, जहाँ मीटर है वहाँ हम l पुट करेंगे, और जहाँ टाइम है वहाँ हम t पुट करेंगे। तो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन मैंने आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखी है, जो कि क्या है m l-1 t-2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह यहाँ स्टूडेंट हमने आज की क्लास में 6 to 7 एग्जाम्पल्स किए हैं, जिसमें हमने फिजिक्स को सबसे पहले डिफाइन किया, उसकी इंपॉर्टेंस देखी हमने, और फिर इस चैप्टर का जो सबसे मेजर टॉपिक है डायमेंशन स्टार्ट किया, और डायमेंशन का एक रूट हमने आपको याद करवा दिया कि जब भी किसी की फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आएगी आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे और डायमेंशन लिखेंगे। इस तरह हमने 6 to 7 एग्जाम्पल करके आपको ये टॉपिक अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके और डिफ़िकल्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ की भी हम एग्जाम्पल लेके आएंगे और उसकी डायमेंशन आपके साथ निकालेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।